लोग मुझे कह रहे थे कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपनी मम्मी को पूरी दुनिया में बदनाम कर रही हो, तुम अपनी फैमिली को पूरी दुनिया में बदनाम कर रही हो, जिन्होंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है। गाइज शट द हेल अप, मैंने खुद को पाल पोस के बड़ा किया है। हाय गाइज, दिस इज अकीरा एंड पिछले जो 2 वीडियोस मैंने मेरी मम्मी के रिगार्डिंग डाले हैं, मेरी नार्सिसिस्टिक मदर के रिगार्डिंग, उसके कमेंट सेक्शन में कुछ लोग मुझे ऐसे बोल रहे थे कि जितनी भी ये कहानियां मैं बता रही हूँ अपनी मम्मी के रिगार्डिंग या अपने चाइल्डहुड के रिगार्डिंग, वो सारी झूठी है। ना ही मेरी माँ नार्सिसिस्टिक है, ना ही मेरी फैमिली टॉक्सिक है, और ना ही मैं गरीबी में पली बड़ी हूँ। क्योंकि मैं हमेशा पुट टुगेदर रहती हूँ, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट करती हूँ, तो कैसे ऐसा हो सकता है कि मैं गरीबी में पली बड़ी हूँ? ऑफ कोर्स मेरे घर वाले बहुत अमीर होंगे, उन्होंने मुझे बहुत ही हाई लेवल का लाइफस्टाइल दिया होगा, बहुत ही इंटरनेशनल लेवल के स्कूल में मुझे पढ़ाया होगा, तभी तो मैं इतनी अमेजिंग हूँ। ऐसा कहना था कुछ मंद बुद्धि लोगों का। अब मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस बात पे ऑफेंस लूं, लेकिन मैं 1% भी ऑफेंस नहीं ले पाई गाइज, बिकॉज आई वॉज सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि इतने चाइल्डहुड ट्रॉमा से मैं गो थ्रू की, इतनी गरीबी में पली बड़ी, इतने एडवर्स सिचुएशंस आए मेरी लाइफ में, लेकिन फिर भी मैंने खुद को इतने अमेजिंग तरीके से कंडक्ट करना सीखा है कि लोग ये मानने को ही तैयार नहीं है कि मैं इतनी खतरनाक सिचुएशन से गो थ्रू की हूँ या मैं गरीबी में पली बड़ी हूँ। सो आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ गाइज। सो अगर आपको लगता है कि मैं एक वेल एजुकेटेड, वेल स्पोकन, अमेजिंग लड़की हूं, देन उन सब चीजों का क्रेडिट मुझे जाता है। इट्स ऑल मी हनी, इट्स माई हार्ड वर्क, इट्स माई परसिस्टेंस, आई हैव रेज्ड माई सेल्फ, आई हैव बीन अ मदर टू माई सेल्फ while being a mother to the whole of my family, because that's what elder daughters do, and still they never hear thank you from anyone ever. So आज मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा और अपने चाइल्डहुड के बारे में आप लोगों को बताऊं, बिकॉज आपको अच्छा लगेगा सुनना भी, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी लाइफ का एक बहुत ही अहम पार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई लव व्हेन यू टेक अ डीप डाइव इनटू माय लाइफ। सो मैं एक बहुत ही छोटे से स्टेट बोर्ड स्कूल में पढ़ी हूँ, कोई सीबीएसई स्कूल नहीं, कोई इंटरनेशनल स्कूल नहीं, कुछ नहीं, सिंपल बोर्ड स्कूल, ओके। एंड वो एक छोटी सी गली में हुआ करता था, मतलब रेसिडेंशियल कॉलोनी थी लिटरली, उसमें वो छोटा सा स्कूल था, एंड उससे मैं पढ़ी हुई हूँ। और एलकेजी से लेके 12th तक मैं सेम ही स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, मैंने स्कूल कभी चेंज किया ही नहीं, क्योंकि वो जो स्कूल था ना उसकी फीस भी कम थी, क्योंकि वो ऐसे छोटे पैमाने का स्कूल था और वो मेरे घर से भी सिर्फ 10 मिनट दूर था। तो जब मैं छोटी हुआ करती थी, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं ना टांगे से स्कूल जाया करती थी, क्योंकि 100 रुपए सिर्फ वो भैया जी लेते थे, तो टांगे से स्कूल जाया करती थी। क्योंकि जब आप छोटे होते हो तो आपको घर वाले अकेले थोड़ी ना भेज सकते पैदल, और मुझे कोई छोड़ने वाला था नहीं कि कोई मुझे स्कूल तक छोड़ जाए, तो मैं टांगे से स्कूल जाया करती थी। एंड जब मैं 9th में आ गई तो 9th से लेकर 12th तक फिर मैं पैदल स्कूल चली जाया करती थी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं अपने स्कूल के बारे में बात करूँ तो मेरा जो स्कूल था वो कोई हाई लेवल का नहीं था, ना ही वहां पे इंग्लिश बोलना कंपलसरी था, ना ही ऐसा कुछ इंग्लिश पे जोर दिया जाता था। मेरे अलावा मेरे कोई भी फ्रेंड्स इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, मुझे लगता है आज भी दे कैन नॉट डू दैट, बट मेरा इंग्लिश हमेशा से मैंने अच्छा रखा है, जबकि मेरे स्कूल वाले नहीं उतना सिखाते थे, क्योंकि मुझे पता था कि भाई इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होती है सीखनी, और मुझे इंटरेस्ट भी था। तो क्योंकि मैं मन लगा के पढ़ाई करती थी ना, तो मेरी इंग्लिश अच्छी होती गई, मतलब मैं ग्रामर पे ध्यान देती थी, मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देती थी। मैं जब 6th में थी ना, तब से मैंने सबटाइटल्स के साथ टीवी पे इंग्लिश मूवीज देखनी शुरू कर दी थी, बिकॉज आई वाज लाइक कि मुझे इनका एक्सेंट ये सब सीखना है, मतलब मुझे अपनी जो इंग्लिश है वो बेटर करनी है। जहां पे दूसरे बच्चे सिंगिंग, डांसिंग, ऐसे सारे फन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे, आई ऑलवेज यूज टू पार्टिसिपेट इन स्टोरी टेलिंग एंड डिबेट कंपटीशन एंड एवरीथिंग, ताकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, मेरी इंग्लिश अच्छी हो, मेरी स्टेज प्रेजेंस अच्छी हो। सो मैंने खुद पे डेलिबरेटली काम किया है, तो जाके मैं ऐसी बनी हूँ। मुझे सिचुएशंस उतनी अच्छी नहीं मिली आसपास, या एनवायरमेंट उतने अच्छे नहीं मिले आसपास, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, लेकिन वो जो बच्चे थे जिनके पास रिसोर्सेज और सुविधाएं दोनों थी, उनसे भी अच्छी इंग्लिश मैं बोलती थी, क्योंकि मैं खुद पे काम करने के लिए तैयार थी। सो अगर मैं अमेजिंग हूं, अगर आपको मेरी इंग्लिश, मेरा कम्युनिकेशन स्किल, मेरा बोलने का तरीका अच्छा लगता है, देन उसका सारा क्रेडिट पूरा का पूरा मैं लूंगी। ऑल्सो गाइज, मैंने शायद आपको पहले भी बताया कि मैं बहुत ज्यादा जी जान लगा के हमेशा पढ़ाई किया करती थी, बिकॉज मेरी फैमिली ने मुझे बोल दिया था कि अगर तुझे फ्रीशिप नहीं मिली तो हम तुझे सरकारी स्कूल में डाल देंगे।
तो बेसिकली जो मेरा स्कूल था ना, वो फर्स्ट और सेकंड आने वाले बच्चों को हमेशा फ्री शिप देता था, यानी कि उनकी पूरी फीस माफ हो जाती थी। तो मेरे पे हमेशा ये प्रेशर रहता था कि मुझे फर्स्ट या सेकंड आना है, बहुत ज्यादा मन लगा के पढ़ाई करनी है, वरना मेरी फीस माफ नहीं होगी और ये मुझे सरकारी स्कूल में डाल देंगे। तो हमेशा मुझ पे ना ये एक पढ़ाई का प्रेशर रहता था जो मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मुझे तो पढ़ने में इंटरेस्ट था ही, मैं तो एनीवेज मन लगा के पढ़ाई करती। पर अगर ये प्रेशर मुझ पे नहीं होता ना, तो मेरी मेंटल हेल्थ थोड़ी बेटर रहती। बट एनीवेज फ्री शिप के लालच में आई यूज्ड टू स्टडी माई एस ऑफ। मेरे पापा की गाइस अगर मैं बात करूं, तो मेरे पापा हमेशा से वो इंसान रहे हैं जो हमेशा से छोटी मोटी नौकरियां करते आए हैं। उनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल था, लेकिन उन्होंने कभी वो पोटेंशियल एक्सप्लोर ही नहीं किया। वो हमेशा छोटी मोटी नौकरी करके ही खुश रहते थे। इनफैक्ट आज भी वो 9-10 हजार की एक छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं और उसी में वो सेटिस्फाइड है। दो तरीके के मर्द होते हैं इस दुनिया में। एक वो मर्द होता है जो देखता है कि भाई ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये बहुत अच्छी लाइफ डिजर्व करते हैं, तो आई एम गोना वर्क हार्ड टू गिव देम द लाइफ दे डिजर्व। और दूसरी प्रकार के आदमी वो होते हैं जो कम कमाते हैं एंड वो अपने बीवी बच्चों को उसी कम रिसोर्सेज में रहना सिखा देते हैं कि भाई यही तुम्हें मिलने वाला है, इसी में तुम कंफर्टेबल हो जाओ। मेरे पापा सेकंड कैटेगरी के आदमी हैं। उनमें इतना पोटेंशियल होने के बावजूद भी उन्होंने कभी उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं किया, उन्होंने कभी हार्ड वर्क नहीं किया, कभी स्मार्ट वर्क नहीं किया to give us the life we deserved. Instead, he taught us to be happy with whatever little we had. I have never seen him being ambitious or being passionate about anything. He is just the kind of person who likes living day to day. He is just surviving, like just living day to day. ना फ्यूचर का सोचते हैं, ना पास्ट का कुछ सोचते हैं, जो चल रहा है वो चलने दो। एक बार ना मुझे याद है कि मेरे पापा के पास ना 6-7 महीने तक जॉब ही नहीं थी एंड उसके बाद मेरे समर वेकेशंस पड़ गए। अब जब भी समर वेकेशंस पड़ते तो सारे बच्चे कितनी अच्छी अच्छी क्लासेस ज्वाइन करते हैं, कुछ सीखते हैं, उनको ये होता है कि हम ड्राइंग सीखे, ये सीखे, वो सीखे। मेरे पास वो कुछ भी करने के पैसे नहीं थे एंड मुझे पता था कि पापा के पास जॉब नहीं है, तो मैं ऐसी कोई फालतू जिद नहीं करती थी। मैं बहुत ही एक अंडरस्टैंडिंग बच्ची थी, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक बहुत ही क्रिएटिव और क्यूरियस बच्ची भी थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर ये मुझे कोई क्लास नहीं भेज पा रहा है, इट्स ओके, लेकिन मैं खुद से घर पे रह के गर्मी की छुट्टियों में कुछ सीख सकती हूँ ना, कुछ अच्छा कर सकती हूँ। एंड जब मैं बच्ची थी मुझे ना ड्राइंग, पेंटिंग, इन सब चीजों का बहुत शौक था। एक्चुअली मुझे अभी भी है। तो मुझे याद है कि मैंने एक दिन अपने पापा को बोला कि पापा आप मुझे कोई क्लास व्लास तो नहीं भेज रहे हो, नहीं भेज सकते, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा बहुत मन है कि मैं पेंटिंग और ड्राइंग करूँ घर पे, तो आप प्लीज मुझे ना 10 रुपए वाले रंगीला के कलर्स दिला दो। तब आते थे ना ऐसे जुड़े हुए से आते थे, सिर्फ एक लाइन होती थी और उसके साथ एक पतला सा ब्रश आता था एंड आई रियली वांटेड दैट। मैं ना उसकी टीवी पे ऐड देखा करती थी और मुझे ऐसा लगता था मैं भी पेंट करूँ यार। तो मैंने पापा से वो कलर मांगे रंगीला के एंड वो 10 रुपए के कलर भी उन्होंने मुझे नहीं लेके दिए। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे सो विविडली, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ट्रॉमेटिक चीजें होती है ना, ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे से याद रहती है। मुझे अभी भी याद है कि वो दोपहर का टाइम था, मैं और मेरे पापा पैदल पैदल जा रहे थे एंड वो दुकान आई स्टेशनरी की छोटी सी जो हमारी कॉलोनी में हुआ करती थी एंड मैंने पापा को बोला कि यहाँ से कलर मुझे दिला दो एंड उन्होंने मुझे मना कर दिया एंड मैं चुप हो गई और मैं बस नीचे देख के चलती रही पूरे रास्ते एंड आई वाज रियली दुखी। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे लाइक इट हैपेंड येस्टरडे। सो एनीवेज, जो भी वो इंसिडेंट हुआ उसको तो मैं भूल गई। उसके बाद मेरे स्कूल खुले एंड मेरे स्कूल जब खुले तब भी मेरे पापा के पास कोई जॉब नहीं थी, ना ही वो ढूंढ रहे थे। आई थिंक वो बस ऐसी सेविंग्स जो हैं थोड़ी बहुत उससे चल रहा था, तो उनका यही था कि जब तक चलता है चलाते हैं, जब खत्म हो जाएंगे तब कोई जॉब ढूंढूंगा। तो मेरे तो स्कूल खुल गए भाई, अब मुझे कॉपीज भी लेनी है, पेन, पेंसिल, रबर सब कुछ लेना है, पर मेरे घर वालों के पास पैसे ही नहीं और मेरा जो बैग था वो भी फट गया था, वो भी दिलाने के पैसे नहीं इनके पास। और इस टाइम पे ना मैं 5th में थी, ठीक है। तो मेरा ये था कि यार मेरे घर वाले बेचारे कर नहीं सकते, मेरे पापा के पास जॉब नहीं है, तो मैं इनको क्या बोलूँ। तो पेन, पेंसिल, रबर ये सब चीजें मैं क्या करती थी, मैं क्लास में से किसी किसी की चुरा लिया करती थी। आई एम रियली अशेम्ड टू से दिस बट आई हैड नो अदर ऑप्शन। मैं चुरा लेती थी, ठीक है, पेन पेंसिल वगैरह तो, पर मेरे पास बैग भी नहीं था। प्रॉब्लम तो ये थी, अब मैं बैग थोड़ी किसी का चुरा सकती हूँ। तो मेरे घर पे एक लाल कलर का थैला था जो ऐसे टांगते हैं, लाल कलर का थैला। एंड मेरा बहुत मन था कि मैं वो थैला आपको दिखाऊं, बिकॉज मैंने वो संभाल के रखा हुआ है, बट वो मेरे पेरेंट्स के घर पे है पेटी में, पलंग की, पर दिखाऊंगी किसी दिन मैं आपको। तो वो लाल कलर का थैला मैं लेके जाती थी एज अ बैग, क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी मेरे घर वालों से बैग मांगने में कि मुझे बैग दिलाओ, क्योंकि मुझे पता था कि उनकी स्थिति नहीं है कि वो मुझे दिला पाए।
तो वो ही बैग लेके मैं जाया करती थी। एंड मुझे याद है मेरी एक टीचर आई एक दिन क्लास में, उन्होंने मुझे इतना जलील किया कि तू बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल बैग लेके क्यों नहीं आ सकती, तुझे ये झोला लेके क्यों आना है, तुझे स्टाइल मारनी है, तुझे ये करना है। शी स्टार्टेड स्कोल्डिंग मी लेफ्ट राइट एंड सेंटर। फिर मैं रोने लगी भाई, मेरे को तो बहुत ज्यादा बुरा लगा। मैंने उनको बोला मैम को, मैंने कहा मैम हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरे पास बैग नहीं है, इसलिए मैं ये थैला लेके आ रही हूँ। तो वो मुझे कहती कि लेकिन ये तो स्कूल के ड्रेस कोड में मैच ही नहीं हो रहा, मतलब सब नॉर्मल बैग लेके आ रहे हो और तू ऐसे थैला लेके आ रही। पर मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं तो मैं क्या करूं। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा उस दिन, बहुत ज्यादा। एंड मैं बहुत रोई, स्कूल में भी मैं रोई और घर आके भी मैं अकेले में बहुत रोई। मैंने अकेले रोया, मैं घर वालों को बोल भी नहीं रही हूँ कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, प्लीज मुझे बैग दिला दो। बिकॉज मुझे पता है कि अगर मैं बोलूंगी तो वो भी अपसेट होंगे कहीं ना कहीं कि वो मुझे बैग नहीं दिलवा पा रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो अपसेट होते, बट वॉट एवर, आई वॉज रियली कंसिडरेट ऑफ देयर फीलिंग्स। तो मैंने उनको कुछ एक्सप्रेस भी नहीं किया। अब स्कूल नया नया खुला है तो मुझे बुक्स भी तो लेनी पड़ेंगी, पर बुक्स खरीदने के तो पैसे थे ही नहीं। तो मैंने ना स्कूल में रिक्वेस्ट की मेरे टीचर्स वगैरह से कि प्लीज कोई सीनियर्स की अगर पुरानी बुक हो तो मुझे दिलवा दो, क्योंकि मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। तो एक टीचर थी, उन्होंने मुझे किसी सीनियर से बुक्स सारी दिलवा दी, तो मुझे उसकी पुरानी बुक्स मिल गई। आई वाज रियली हैप्पी कि चलो मेरा काम तो हो जाएगा। लेकिन उस साल क्या हुआ था कि हमारी एक मैथ्स की बुक चेंज हो गई थी, मतलब बुक ही नई आ गई थी वो। तो अब वो तो मैं सीनियर से ले ही नहीं सकती ना, क्योंकि उसने तो मुझे पुरानी वाली बुक दी है। तो अब मुझे उसकी टेंशन हो गई कि अब वो नई बुक मुझे कौन दिलाएगा, क्योंकि मेरे घर वाले तो दिलाएंगे नहीं। तो ये मैं सोच रही हूँ। उसके नेक्स्ट डे मैंने देखा कि स्कूल पे ट्रस्टी आए हैं विजिट करने। तो मैं उनके पास गई, मैंने उनसे बात की कि सर मेरी ऐसी ऐसी हालत है, मैं बहुत रो दी। मुझे काइंड ऑफ बहुत एम्बेरेसिंग लग रहा था सबसे भीख मांगना, लाइक मैं सबसे भीख ही मांग रही थी रो रो के। तो मुझे वो एम्बेरेसिंग लग रहा था, पर मुझे पता था कि अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, मेरे पेरेंट्स को तो मेरी पड़ी नहीं है। तो मैंने ट्रस्टी सर को बोला कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि हम लाइब्रेरी से तुम्हें दिला देंगे, डोंट वरी, इतना ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, तुम टॉपर हो, तुम अच्छी बच्ची हो, हम तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे। तो कहते 2-3 दिन में तुम्हें वो बुक हम अवेलेबल करवा देंगे, और 2-3 दिन में उन्होंने अवेलेबल करवा भी दी। एंड आई वॉज रियली हैप्पी। उसके बाद मैं खुश थी क्योंकि मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। देखो मेरे पास बैग है, आई मीन थैला है, पेन पेंसिल वगैरह मैं चुरा चुरा के अपना काम चला रही हूँ, मुझे बुक्स मिल चुकी हैं। आई वॉज रियली हैप्पी कि चलो इतना तो है मेरे पास, मतलब आई वॉज रियली ग्रेटफुल। उसके बाद 3-4 महीने बीत जाते हैं एंड मेरे पापा ने अभी भी बाय द वे कोई जॉब नहीं ढूंढी, क्योंकि उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि उनकी बच्ची स्ट्रगल कर रही है, ही डजंट केयर। 4 महीने बाद मेरी बुआ आती है, ठीक है। तो बुआ आई और मेरे लिए कोई ना ब्लैक कलर का लैपटॉप बैग नहीं होता, वैसा लैपटॉप बैग लेके आई। तो वो भी ऐसे टांगने वाला ही था, टेढ़ा, लेकिन इट वॉज प्रिटियर ऑब्वियसली, क्योंकि वो ऐसे प्लेन ब्लैक था। और मैं जो थैला लेके जाती थी वो तो लाल चटक कलर का था और उस पे एम्ब्रॉयडरी भी हो रखी थी। तो मेरा ये था कि चलो अगर मैं ये ब्लैक वाला बैग लेके जाऊंगी तो मैं उतना लोगों की नजर में नहीं आऊंगी, वो लाल वाला तो अलग ही चमकता था यार नजरों में। तो मैं बहुत खुश हो गई जैसे बुआ वो बैग लेके आई। मैंने उस बैग में अपनी सारी बुक्स कॉपीज भरी एंड मैंने कहा कि कल तो मैं ये लेके जाऊंगी स्कूल। और अगले दिन मैं वो ही बैग स्कूल लेके गई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बेटर लग रहा था। मेरी टीचर ने भी बोला कि अच्छा ये बैग सही है। जो टीचर ने मुझे डांटा था ना, वो मुझे कह रही कि हाँ ये वाला बैग ठीक है। और मेरे क्लासमेट्स भी बहुत खुश थे कि हाँ ये वाला बैग अच्छा लग रहा है। आई वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी कि मुझे अब ढंग का बैग मिल गया। अब उस दिन हुई छुट्टी और छुट्टी के टाइम पे आने लगी भयंकर मूसलाधार बारिश और मैं जाती थी टांगे से घर। मैंने बोला ना आपको, तो मैं टांगे से घर जाने के लिए चढ़ी छुट्टी के टाइम पे और भैया जी जो थे उन्होंने आगे की तरफ मेरा वो बैग टांग दिया, क्योंकि मैं सबसे पहले उतरती थी, क्योंकि मेरा घर सबसे पहले आता था, क्योंकि मैं स्कूल से बहुत पास रहती थी। तो उन्होंने ऊपर ही ऊपर आगे आगे मेरा बैग टांगा था, ठीक है। अब बारिश आ रही है, टांगा चल रहा है, कोई तो बड़ा पत्थर आया जिसपे से टांगे का पहिया ऐसे चल गया। तो क्या होता है जब किसी बड़े पत्थर पे से पहिया ऐसे चलता है तो थोड़ा सा इम्बैलेंस क्रिएट होता है। तो उस इम्बैलेंस से मेरा बैग गिर गया नीचे जमीन पे, गीली जमीन पे। और वो जैसे ही गिरा तो पीछे वाला जो पहिया था टांगे का वो उस पे घूम गया। जैसे उस पे वो पहिया घूमा मेरा बैग फट गया, मेरी बुक्स फट गई, मेरी बुक्स गीली हो गई। और मैं वहां पे रोते रोते सोच रही हूँ कि मेरी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है। इतना उस दिन मुझे ऐसा लगा कि भगवान ऐसी जिंदगी से अच्छा तो आप मुझे मौत दे दो, आप इतनी परीक्षा मेरी कैसे ले सकते हो। फिर मैं घर पे गई, बहुत रोई, किसी ने मुझे कोई सिंपैथी नहीं दी। फिर मैंने बैग पटका साइड में और सारी बुक्स को सुखाया। बुक्स को सुखाने के बाद फेविकॉल, टेप सबकी मदद से मैंने सारी बुक्स को जोड़ा, मतलब चिपकाया है ना, कि वो मेरे पढ़ने लायक हो जाए। फिर भी वो काफी ज्यादा
ज्यादा फट गई थी और वो ही फटी हुई बुक्स मुझे पूरे साल चलानी पड़ी। एंड अगेन आई वॉज बैक टू माई रेड कलर का झोला, क्योंकि वो जो ब्लैक वाला बैग था वो तो फट गया था। फाइनेंशियल कंडीशन उस टाइम पे इतनी खराब थी, मतलब गरीबी का आलम ये था कि मैं ना क्वेश्चन आंसर लिखती थी ना कॉपी में, तो क्वेश्चन लिखा, आंसर लिखा, फिर हम क्या करते हैं यूजुअली एक लाइन छोड़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन और आंसर लिखते हैं ना। मैं वो एक लाइन भी नहीं छोड़ रही थी, मेरी हालत ऐसी थी, क्योंकि मुझे ये था कि मेरी कहीं कॉपी खत्म ना हो जाए। अगर मेरी कॉपी खत्म हो गई तो मैं नई ले भी नहीं पाऊंगी यार। तो टीचर मुझे सुना रही है 4 बातें, मेरी कॉपी में नोट्स डाल रही हैं कि लाइन छोड़ के लिखो, लाइन छोड़ के लिखो। अब मैं उनको कैसे बताऊं कि भाई मुझे डर है कि मेरी कॉपी ना भर जाए, इसीलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ चिपका चिपका के। मतलब मैं लिटरली, मेरी राइटिंग भी मैंने ऐसी कर दी थी छोटी छोटी, ताकि ज्यादा लाइनें ना भर दूं मैं, जल्दी मेरी कॉपी ना भर जाए। उसके बाद एक दिन वही हुआ जिस चीज का मुझे डर था। हमारे टाइम पे, मुझे नहीं पता आप कैसे लिखते थे या कैसा होता था आपके स्कूल में, बट हम जो मैथ्स की कॉपी हमारी होती थी वो हॉरिजॉन्टल होती थी, ऐसी टेढ़ी सी, और वो ऐसे खुलती थी और उसमें हम मैथ्स के सम्स वगैरह लिखा करते थे। तो मेरी वो वाली मैथ्स की कॉपी जो है खत्म हो गई, और मेरी वो जो टीचर थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, संध्या टीचर, मुझे अभी भी याद है, मोटी सी थी वो, बहुत बहुत गुस्सैल थी वो, बहुत ज्यादा डांटती थी, बहुत ज्यादा मारती थी। तो मैं बहुत ज्यादा डर गई कि यार अब इसकी कॉपी खत्म हो गई है और मैं खरीद भी नहीं सकती दूसरी, मैं क्या करूं। तो मैंने घर वालों को बोला कि यार मुझे कॉपी चाहिए, मेरी तो खत्म हो गई। तो मुझे कह रहे हैं कि हाँ हाँ तुझे हम दिला देंगे, डोंट वरी, अभी थोड़े दिन तू रफ कॉपी में लिख ले, फिर जब नई कॉपी आएगी तो तू फेयर में लिख लेना। तो मैं रोज रफ कॉपी में लिख रही हूँ, डर डर के क्लास में, कि कहीं मैम देख ना ले कि मैं रफ कॉपी में लिख रही हूँ, क्योंकि अगर देख लिया तो मुझे चाटे पड़ेंगे। और उन्होंने 2-3 बार देख भी लिया मुझे रफ कॉपी में लिखते हुए, और मुझे पड़े 2-3 चाटे, पर मैं उनको क्या बोलूं कि मेरी क्या हालत है। अब मैं रोज रफ कॉपी में लिख रही हूँ मैथ्स की चीजें, रोज रफ कॉपी में लिख रही हूँ इस उम्मीद में कि किसी दिन फेयर कॉपी आएगी तो मैं सारा वो उसमें लिख लूंगी, पर मेरी फेयर कॉपी आए ही ना। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या जुगाड़ करूँ यार, मैं कैसे कॉपी लाऊं। और कॉपी इतनी कोई महंगी नहीं आती थी, 25 रुपए की आती थी, लेकिन मेरे घर वाले उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं थे। अब क्या हुआ, हमारे घर पे कोई दूर के रिलेटिव आए जो बहुत अमीर हैं, उनकी एक कंपनी है कॉल्ड डैश एंटरप्राइजेस, ठीक है, मैं नाम नहीं बता रही। तो वो वहां से बहुत सारी नोटपैड लेके आए, जो ऐसे खुलते हैं ना नोटपैड, और वो ऐसे रेक्टेंगुलर से होते हैं। तो जैसे ही मैंने देखा कि ये नोटपैड लेके आए हैं, मैंने सोचा कि इसको ऐसे खोलने की बजाय मैं इसको टेढ़ा करके ऐसे खोल दूं, तो ये तो मेरी मैथ्स की कॉपी बन जाएगी। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि उसके हर पन्ने पे उनकी कंपनी का नाम लिखा था, पहली प्रॉब्लम ये थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि उसमें लाइनें बनी हुई नहीं थी, वो प्लेन कागज था नोटपैड का। तो मैंने सोचा कि इस पे लाइनें नहीं बनी हुई है तो क्यों ना मैं लाइनें बना दूं इस पे। तो मैंने सेम टू सेम जैसी मैथ्स कॉपी में लाइनें होती है ना, वैसी लाइनें खींची गाइज, उस पे 1-1 इंच का डिफरेंस लेके ब्लू कलर की ये लाइनें खींची। फिर ये वाली जो साइड की मार्जिन होती है उसको पिंक पेन से किया। ऐसे करके मैंने लिटरली ऊपर वो जो होता है ना डेट का बॉक्स, वो भी बनाया। ऐसे करके मैंने बहुत सारे पन्ने रेडी किए। आप इमेजिन करो सारी लाइनें बनाने में इतने पेजेस पे कितना टाइम लगा होगा, कितना कंसंट्रेशन लगा होगा। पर मैंने ऐसी लाइनें बनाई थी उस प्लेन कागज पे, ऐसा लग रहा था जैसे उस पे लाइनें बनी हुई आई है। इतनी सफाई से मैंने वो चीज की थी कि टीचर मुझे कुछ बोले भी ना और मुझे कॉपी खरीदनी भी ना पड़े। उसके बाद मैंने वो सारी लाइनें खींची रात को बैठ के 9 बजे तक, और उसके बाद मैंने 12-12:30 तक बैठ के सारा उसमें फेयर भी कर लिया, सारा वर्क जो भी मैंने रफ कॉपी में लिखा था। अगले दिन मैं गई और मैंने मैम को बताया कि देखो मैंने ये सारा तो वर्क फेयर कर लिया है। और मैं इतनी बड़ी गधी, मुझे ऐसा लगा कि यार मैम मुझे शाबाशी देंगी कि वाओ बेटा तुमने ऐसे ऐसे कर लिया। मैम उसमें नुक्स निकाल रही है, कहती इसमें ऐसे कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ये नहीं चलेगा। और बोले कि तुम ऐसे लाइनें कब तक खींचोगी, कितनी लाइनें खींचोगी, तुम ऐसे नहीं चलता, कॉपी लेके आओ वो वाली, वो क्यों नहीं ला रही हो तुम। मतलब वो टीचर होके भी समझने को तैयार ही नहीं थी कि मतलब कुछ तो रीजन होगा कि बच्चा इतने जतन कर रहा है। तो फिर जब वो नहीं ही समझी तो मेरा ब्रेक डाउन हो गया बहुत बुरा। मैंने कहा मैम हमारी तो फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब है, मैं कॉपी भी नहीं ले सकती, मैं बहुत परेशान चल रही हूँ, आप प्लीज मुझे टॉर्चर मत करो, ये ही कॉपी है मेरे पास, इस पर मैं लाइन खींचूंगी और मैं इसी में लिखूंगी, प्लीज आप एक्सेप्ट कर लो इस चीज को। तो कहती मैं नहीं करूंगी, मैं बहुत रोई, फिर बहुत रोई, एंड फिर भी वो नहीं मानी, कहती कॉपी तो तुम्हें लानी पड़ेगी। एंड कहीं ना कहीं मेरे अंदर का जो बच्चा था वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मुझे 25 रुपए दे दे टीचर। कि मैं इतना रोई, इतना मैंने तुम्हें बताई अपनी प्रॉब्लम, अगर मैं उनकी जगह होती टीचर तो मैं तो उस बच्चे को 25 रुपए पक्का दे देती कि जा बेटा तू ले आ कॉपी, कोई दिक्कत नहीं। बट
वो मेरी एक्सपेक्टेशन पे खरी नहीं उतरी। फिर जब ये सारी कॉन्फ्रंटेशन मैंने टीचर से की ना, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा फिर से सदमे में चली गई। तो मैं जैसे ही घर पहुंची मैं तो रोने लगी मम्मी दादी के सामने कि यार मेरे पास कॉपी भी नहीं है, मुझे तो 2-3 चांटे भी पड़ चुके हैं, आज भी टीचर ने मुझे सारी क्लास के सामने जलील किया, आप मुझे कॉपी भी नहीं दिला सकते, मैं कोई आलतू फालतू चीजें थोड़ी मांग रही हूँ, कॉपी तो दिला दो मुझे। जब मैंने इतना बोला, इतना मैं रोई, तो मेरी दादी कहती कि इसको दिला दो यार 25 रुपए की कॉपी, इट्स ओके। तो फिर इन लोगों ने मुझे 25 रुपए वाली कॉपी दिलाई एंड मुझे अच्छा लगा, आई वॉज रिलीव्ड। उसके बाद गाइज इस इंसिडेंट के आई थिंक 1 आध महीने बाद मेरे पापा की जॉब लग गई एंड आई वॉज सो हैप्पी कि अब ऐसे गंदी लाइफ हमें जीनी नहीं पड़ेगी, कहीं से इनकम आ रही होगी। तो जब पापा की पहली सैलरी आई तो मेरी मम्मी और दादी गई मार्केट ग्रोसरीज वगैरह लेने। एंड जब वो गए ग्रोसरीज लेने तो मुझे उनसे कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मुझे यही लगा था कि खाने का सामान लेके आएंगे एंड दैट्स इट। पर जब वो मार्केट से आए उस दिन, दे हैड ब्रॉट मी अ बैग, अ नॉर्मल बैग जैसा बाकी बच्चे लेके आते थे। एंड आई स्टिल रिमेंबर इट वॉज ग्रीन एंड ब्लैक इन कलर। एंड वो बैग देख के जो खुशी मुझे मिली, आज अगर मुझे करोड़ों रुपए भी मिल जाए तो आई डोंट थिंक वो खुशी मैच हो सकती है। आई स्टिल रिमेंबर दैट मोमेंट, लाइक शाम का टाइम था, वो लोग बैग लेके आए थे एंड आई वॉज रियली हैप्पी। आई वॉज रियली हैप्पी कि फाइनली आई हैव अ बैग मैन। मैंने उसमें अपनी बुक्स कॉपीज जमाई एंड आई वाज सो एक्साइटेड अगले दिन स्कूल जाने के लिए। एंड जब मैं अगले दिन स्कूल गई मेरे फ्रेंड्स बहुत खुश हुए, मेरे क्लासमेट्स जो मुझसे यूँ नॉर्मली फ्रेंड्स भी नहीं थे बट दे वर ऑल्सो प्रेजिंग कि तेरा बैग अच्छा लग रहा है, फाइनली यू हैव अ बैग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऐसे ऐसे वो मुझे कह रहे थे एंड दैट वाज सच अ स्वीट मोमेंट। और ना गाइस शुरू से ही मेरे घर वाले सारे फाइनेंशियल ट्रबल्स, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स मुझे बताया करते थे। जब से मैं बच्ची थी तो तब से ही मुझे एंग्जाइटी हो गई थी, तब से ही मैं स्ट्रेस लेने लगी थी। मैं एज अ बच्चा सोचती थी कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे मैं इनके लिए प्रोवाइड कर पाऊँ। मुझे ऐसा लगने लगा था कि ओ माय गॉड मैं तो इन पे बर्डन हूँ क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है और मैं कॉपी पेन ये वो मांग के इनका खर्चा करवाती रहती हूँ। तो मैं खुद को एक बर्डन समझने लगी थी एंड आई काइंड ऑफ स्टार्टेड ब्लेमिंग माई सेल्फ फॉर ऑल दिस कि यार मैं नहीं होती तो इनका कितना खर्चा बच जाता। मतलब मैं खुद को ऐसा अनवांटेड सा फील करवाने लग गई थी। कभी भी कुछ भी कर लेना, मर जाना, लेकिन अपने बच्चों के सामने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का जिक्र भी मत करना। आपका डिसीजन था उनको पैदा करने का, आप पैदा कर दिया है तो उनको अच्छी परवरिश दो। अगर फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हैं भी तो बच्चे को क्यों बता रहे हो, वो क्या कर लेगा जान के, उसे क्यों स्ट्रेस दे रहे हो यार। एक नन्ही सी जान जिसको इस दुनिया में लाने का डिसीजन तुम्हारा था, तुम उसको ये सब चीजें बता बता के इनडायरेक्टली कोस रहे हो। इन सब चीजों की वजह से ना जो ये मेरे साथ किया है मेरे पेरेंट्स ने, मैं बहुत ही ज्यादा परफेक्शनिस्ट बन गई। बिकॉज वन थिंग दैट पॉवर्टी टेक्स अवे फ्रॉम यू इज योर फ्रीडम टू मेक मिस्टेक्स। You start feeling like every decision of yours has to work. But life is unpredictable and that cannot always happen. So हाँ, जब मैं छोटी थी तब से ही मैं ऐसी हो गई थी कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि मैं मेरे घर वालों को पैसे दे पाऊँ। तो मुझे अभी भी याद है, मैं जब 5th या 6th नहीं, मैं 6th स्टैंडर्ड में थी तब मेरे दादाजी एक जगह जॉब किया करते थे और वो जहाँ जॉब करते थे ना उसके पास में एक किराने की दुकान थी। तो वो किराने की दुकान वाले के पास बहुत सारे योयोज आए थे। हम उसको योयो बोला करते थे उस टाइम पे। ऐसे से एक धागा होता था और यूं यूं करो ना तो वो गोल गोल घूमता था उसमें। आई डोंट नो मैं कैसे समझाऊं, अगर मुझे कोई फोटो गूगल पे मिला ना तो मैं बताऊंगी, बट इट वाज लाइक अ गेम सॉर्ट ऑफ थिंग जो बच्चे खेला करते थे और वो धागे और पेपर से बना होता था। तो उसमें बीच में एक चक्री होती थी जो घुमा करती थी एंड बहुत मजा आता था ऐसे ऐसे उसको घुमाने में। तो बेसिकली वो जो किराने वाला था ना उसके पास ऐसे बहुत सारे योयोस थे। आई थिंक उसके पास ना ऐसे 50-60 योयोस थे और वो उसको काम नहीं आ रहे होंगे या किसी चीज के साथ फ्री देने होते होंगे, उसने नहीं दिए होंगे तो उसके पास बहुत सारे जमा हो गए थे। उसने वो योयोस मेरे दादाजी को दे दिए। मुझे अभी भी याद है, एक पर्स था छोटा सा, उसमें भर के उसने दे दिए थे मेरे दादाजी को और मेरे दादाजी ने आके मुझे दे दिए कि ये कुछ है खेलने का, इससे तू खेला करना। जब मैंने वो खोल के देखा मैंने कहा इसमें तो बहुत सारे हैं, मैं इतने सारों से थोड़ी खेलूंगी, मैं तो एक से खेलूंगी, तो मैं बाकियों का क्या करूं। तो मैं अगले दिन गई स्कूल और मैंने अपनी फ्रेंड्स को दिखाया कि ये मेरे पास है, क्या तुम ये खरीदना चाहती हो। तो वो कहती कि हाँ हाँ मुझे खरीदना है, मुझे खरीदना है। ऐसे करके मेरी सारी क्लास के बच्चों ने खरीद लिया। तो मैं उनको किसी को 1 रुपए में दे रही हूँ, किसी को 2 में बेच रही हूँ, किसी को 3 में बेच रही हूँ। ऐसे करके मैंने सारे योयो बेच दिए। तो ऐसे करके मेरे पास 150 रुपए जमा हो गए गाइज, इमेजिन। एंड फिर वो 150 रुपए मैंने मेरे घर वालों को दिए कि ये लो तुम यूज कर लो।
एंड मेरे घर वाले ऐसे सोच भी नहीं रहे कि वाह इतनी छोटी बच्ची ऐसे कर रही है, मतलब इतना हमारे बारे में सोच रही है। कोई भी तरीके की क्लैपिंग नहीं की उन्होंने मेरे लिए, कोई थैंकफुलनेस नहीं, कुछ नहीं। ले लिए 150 रुपए मुझसे। एक और इंसिडेंट मुझे याद है जिसमें मेरी बुआ आई हुई थी, ठीक है। तो मेरी बुआ मेरे घर पे आई थी और तब मेरे स्कूल चल रहे थे। मेरी बुआ 20 दिन के लिए रुकी थी उस टाइम पे। तो पता नहीं मेरी बुआ को मेरी क्या दया आई, पर वो ऐसे करने लगी थी उस टाइम पे कि जब भी मैं स्कूल जाती वो मुझे 5 रुपए देती, ऐसे ही खर्चा वगैरह करने के लिए कि तू कैंटीन से कुछ खा लेना ये वो। तो वो रोज मुझे 5 रुपए देती और वो 20 दिन रुकी, तो 20 दिन तक उन्होंने मुझे 5-5 रुपए रोज दिए। अब मेरी जगह कोई और बच्चा होता तो वो मौज मस्ती करता ना, रोज कैंटीन से कुछ खाता, समोसा खाता, चिप्स खाता। बट मी बीइंग मी, मैंने वो सारे पैसे किए सेव, और वो सारे पैसे 20 दिन तक मैंने 5-5 रुपए जमा किए, तो 100 रुपए हो गए यार मेरे पास। और मेरी बुआ मुझसे पूछा भी करती थी कि खा लिया ना तूने, यूज कर लिए ना वो 5 रुपए, क्योंकि तू बहुत कंजूस है, ऐसा तो नहीं कर रही तू कि तू खर्चा नहीं कर रही। एंड आई एम लाइक नहीं नहीं बुआ, मैं तो खर्चा कर रही हूँ यार, मैंने आज क्रीम रोल खाया, आज मैंने समोसा खाया, आज मैंने चिप्स खाई। ऐसे करके मैं रोज झूठ बोल देती, लेकिन एक्चुअली मैं वो पैसे जमा कर रही थी। फिर जैसे ही मेरी बुआ घर से गई, मैंने वो पैसे मेरी मम्मी को दे दिए कि ये लो मम्मी 100 रुपए, आपको काम आएंगे घर भर में, आप अपने पास रखो। सो दैट्स हाउ मच्योर, अंडरस्टैंडिंग एंड डिवोटेड किड आई वॉज। लाइक आई वुड लिटरली गिव यू माई लास्ट एंड आई वुडंट इवन टेल यू दैट दैट्स ऑल आई हैड. That's how solid I am. I never wanted to be a burden on my family. In fact, I always wanted to help them and I always tried my best to help them. So yeah guys, ऐसे ही मैंने स्कूल पूरा निकाल दिया। स्कूल की कभी फीस मेरे घर वालों को मेरी भरनी नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे हमेशा फ्री शिप मिल जाती थी। जब मैं कॉलेज में भी आई तो मैंने पार्ट टाइम जॉब करके कॉलेज की फीस भी भर दी। जब मैं सीए भी कर रही थी तो मैं, जो मेरे सर थे सीए वाले जो हमें पढ़ाते थे, उनके बच्चों को मैं पढ़ाती थी और उसकी फीस से मैं काइंड ऑफ वो सेटल कर लेती थी जो मेरी सीए की फीस थी। सो या आई हैव नेवर बिन अ बर्डन ऑन माई पेरेंट्स। और ये जो भी लोग कह रहे हैं ना कि उन्होंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, उन्होंने मुझे कुछ पाला नहीं है, कुछ पोसा नहीं है, कोई उन्होंने मुझे प्रोटेक्शन नहीं दिया, कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं दी, कोई प्यार नहीं दिया, उन्होंने मुझे कुछ दिया ही नहीं है ट्रॉमा के अलावा। सो प्लीज डोंट से कि उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, क्योंकि मैंने खुद को पाल पोस के बड़ा किया है। ऑल्सो कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि ये ही सबसे बड़ी नार्सिसिस्ट है, क्योंकि ये खुद को एक आदर्श बच्चे की तरह दिखा रही है। मैं आदर्श बच्चा थी भाई, मैं थी। लिटरली मेरे घर वालों को कभी समझ ही नहीं आया कि उन्हें कितना अच्छा फरिश्ता मिला है। मैं कब बड़ी हो गई मेरे घर वालों को पता ही नहीं चला यार। ना उनको पैसे लगाने पड़े मुझ पे, ना कोई एनर्जी लगानी पड़ी। मैं चुपचाप अपना पढ़ती रहती थी, टॉप करती थी और मैं अपने आप ही फटाफट 12th से पास आउट हो गई। मेरे घर वालों को इल्म भी नहीं हुआ कि मैं कब बड़ी हो गई। और गाइस, इतना कुछ करने के बाद, इतना अच्छा बच्चा बनने के बाद भी मेरी जो दादी है वो मुझ में और मेरे भाई में बहुत भेदभाव करती थी। मतलब लिटरली जो चीजें मैं सोच भी नहीं सकती मांगने का मेरे घर वालों से, वो ना सिर्फ मेरा भाई मांग लेता था, उसे वो मिल भी जाती थी। खिलौने हुए, कुछ भी हुआ, वो एक से एक पेंसिल, एक से एक पेन, महंगी महंगी कॉपियां, महंगी महंगी बुक्स, सब मांगता था यार, उसे सब मिलता था। इवन मतलब मैं जब छोटी थी ना, हमारे घर में जंक फूड का कुछ रोल ही नहीं था, क्योंकि यार बाहर से खरीद के आओ, चीजें महंगी पड़ती है। तो मैंने तो जंक फूड कभी खाया ही नहीं है बचपन में। लेकिन मेरा जो भाई है उसको बहुत आदत थी, मैगी वो खूब मंगवाता था, फिर वो आलू पैटी एंड ऑल, वो सब चीजें वो बेकरी से मंगवाया करता था। और मेरे पापा उसके लिए लेके भी आते थे। और इमेजिन वो मुझसे पूछ भी नहीं रहे कि गोलू तुझे भी चाहिए क्या कुछ, मैं तेरे लिए कुछ लेके आऊं। वो नहीं मेरे लिए लेके आते थे। इमेजिन, एक बच्चे के लिए आप लेके आ रहे हो और दूसरे बच्चे से आप पूछ भी नहीं रहे हो कि तुझे समोसा खाना है कि नहीं खाना है। तो पहले पहले तो मैं माइंड ही नहीं करती थी, मैंने सोचा छोड़ो यार क्या ही है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे वो चीजें हिट करने लगी, तो मैं रोती थी कि यार पापा आप मुझसे पूछा तो करो, अगर आपके पास पैसे नहीं है ना तो मैं समझूंगी, मैं बोल दूंगी कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आप पूछो तो सही। मेरा ये था। तो मुझे कहते हैं हाँ हाँ ठीक है ना, अगली बार पूछ लूंगा, हाँ हाँ ना ठीक है अगली बार पूछ लूंगा। कभी वो नहीं पूछते थे। फिर बहुत टाइम ऐसे ही निकल गया, मैं अपने हक के लिए लड़ती रही कि यार अगर उसके लिए समोसा आ रहा है तो मेरे लिए क्यों नहीं आ रहा। फिर वो नहीं समझते थे। फिर ऐसा हो गया कि मैं रोऊंगी और छाती कुटा करूंगी, उसके बाद मुझे वो लाके देंगे समोसा कि चल ठीक है तुझे भी ला देता हूँ, वैसा वाला। तो मेरा उतना फिर मन ही नहीं करता था कुछ मांगने का। और मेरा भाई भी जब छोटा था ना, तब वो ऐसा था कि वो शेयर नहीं करेगा मेरे साथ कुछ भी। जैसे उसको समोसा मिल रहा है तो उसको मेरे को एक बाइट देनी चाहिए।
पर वो नहीं करता था। फिर जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा समझदार हुआ ना, उसके बाद वो ऐसा हो गया कि हाँ दीदी ले तू एक बाइट ले ले, तो वो एक बाइट लेके ही मैं खुश हो जाती थी। तो हाँ, बहुत ज्यादा भेदभाव किया, बहुत ज्यादा इमोशनली अब्यूज किया है मेरी दादी ने भी मुझे, और पापा ने भी उसमें उनका पूरा पूरा साथ दिया है। मेरे दादी पापा दोनों बहुत मारते थे मुझे। मेरे पापा तो कुछ देखते ही नहीं थे, मतलब वो ये भी नहीं सोचते थे कि ये मर ही जाएगी, ऐसा भी नहीं वो सोचते थे। उनको जो मन आता था, जैसे मन आता था, वो वैसे मारते थे। जो चीज उनको मुझ पे फेंकनी होती थी वो फेंक देते थे। काफी सारे लोग मुझे कह रहे थे कि आप अपनी मम्मी को इतना बुरा बोल रहे हो, आपके पापा दादी को आप क्यों अच्छा बोल रहे हो, वो भी बुरे लोग हैं। आई नो, वो बुरे ही लोग हैं, उन्होंने भी मुझे कम नहीं मेरा खून पिया है, मुझे पता है वो बुरे लोग हैं, वो टॉक्सिक हैं, लेकिन वो नार्सिसिस्टिक नहीं है। नार्सिसिस्टिक सिर्फ मेरी मम्मी है, और एटलीस्ट जो मेरे दादी पापा है उनमें कहीं ना कहीं चीजों का रिग्रेट है जो उन्होंने मेरे लिए की है या मेरे साथ की है, उनमें एम्पैथी है मेरे पापा और दादी में। पर मेरी मम्मी, नो, शी हैज नो एम्पैथी, नो रिमोर्स, शी हैज डेड आईज, शी हैज अ वेरी डार्क सोल गाइज। मतलब वो आपको देखेगी ना, ऐसा लगेगा शी इज लुकिंग थ्रू यू। एंड माई मॉम इज वेरी मैन्युपुलेटिव, मतलब बचपन में उन्होंने मुझे मैन्युपुलेट कर दिया था कि मैं खुद को सेल्फ हार्म करूं। वो मुझे ऐसे सिखाती थी कि तू खुद को मार लिया कर, तुझे गुस्सा आता है, कुछ भी होता है ना, तू खुद को मारा कर, उससे ना तेरा वो सब निकल जाएगा अंदर से। तो मेरे को वो आदत बिल्ड हो गई थी बचपन में, और वो अभी भी कभी कभी जब मैं बहुत ज्यादा अपसेट होती हूँ वो चीज मेरी निकल के आ जाती है, मैं खुद को पीटने लगती हूँ। मतलब मेरी मम्मी कैसे मैनिपुलेट करती थी पता है, मैं आपको सिखाती हूँ। जैसे मेरी ना एक मौसी थी जो चौथे नंबर वाली थी ना, उससे मेरी अच्छी बनती थी जब मैं छोटी थी। तो आई यूज टू लुक अप टू हर बिकॉज शी वॉज वेरी प्रिटी, ठीक है, तो मुझे वो अच्छी लगती थी। जैसे आप मान लो कि उनका नाम है सोनिया, तो मेरी मम्मी को पता था कि मुझे सोनिया मौसी पसंद है, तो उसका एग्जाम्पल देके मुझे मैनिपुलेट करती थी। वो फेक एग्जाम्पल देके वो मुझे कहती थी कि पता है जब सोनिया मौसी छोटी थी ना और उसे मारते थे मम्मी पापा, तो वो बिल्कुल भी रोती पीटती नहीं थी, बिल्कुल भी चिल्लाती नहीं थी, वो एक अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप मार खाती थी। तुझे भी सोनिया मासी जैसा बनना है तो चुपचाप मार खाया कर। ऐसे करके वो मुझे मैन्युपुलेट करती थी, इमेजिन। और मेरी मम्मी को ना मेरे ट्रिगर्स बहुत अच्छे से पता है। अगर कोई आपका बच्चा है, आपको उसके ट्रिगर्स पता होंगे, तो वो उन्हीं ट्रिगर्स को मेरे अगेंस्ट यूज करती थी। मतलब वो जानबूझ के मुझे ट्रिगर करेगी और फिर जब मैं रिएक्शन दूंगी तब वो मुझे मारेगी। तो अगर उसका कभी भी मारने का मुझे मन हो, मुझ पे किसी भी प्रकार की भड़ास निकालने का मन हो, वो मुझे ट्रिगर करेगी और फिर तबीयत से मुझे कूटेगी। शी इवन एनकरेज्ड मी कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। मतलब ऐसा वो बहुत बार करती थी। मुझे याद है जब मेरे दादाजी की डेथ हुई थी, उसके थोड़े टाइम बाद एक ऐसा फेज आया था मेरी लाइफ में वेर आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड एंड मैं घर वालों से भी खुश नहीं थी, घर वाले मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे थे। तो पता नहीं क्या हुआ, एक दिन मैंने मेरी मम्मी को बोला कि मम्मी यार तुम लोग मुझे बहुत टॉर्चर करते हो, मेरा मन करता है मैं खुद को खत्म कर लूँ, लेकिन मैं नहीं करती, ये सोच के कि मतलब मेरे को अगर कुछ हो जाएगा तो तुम लोग कैसे सरवाइव करोगे। तो मेरी मम्मी मुझे कहती है कि हम सरवाइव कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू कर ले, अगर तुझे खुद को खत्म करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी दादाजी भी तो मर गए ना, 2 दिन हम लोग रोए, फिर तीसरे दिन हम भूल गए, वैसे तुझे भी भूल जाएंगे तीसरे दिन। सो शी इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, उसमें एम्पैथी बिल्कुल नहीं है। आई रिमेंबर मेरे कान में एक बार बहुत बुरा इन्फेक्शन हुआ था और मुझे एक कान से सुनाई भी नहीं दे रहा था, एंड ऐसे में वो मुझे कह रही है कि तू यार मुझे सैंडविच बना के खिलाना यार, बहुत दिन हो गए मुझे सैंडविच खानी है। और इतने दर्द में, ऐसी हालत में भी मैं बना के दे रही हूँ सैंडविच। मैंने कहा नहीं यार, मेरी मम्मी ने मुझसे सैंडविच मांगी, आई हैव टू कुक, और मैंने कुक की सैंडविच बाकायदा और मैंने खिलाई मेरी मम्मी को। एक बार गाइज मुझे टाइफाइड हो गया था बहुत खतरनाक, मतलब 2-3 महीने पुराना हो गया था वो, एंड मेरी हालत बहुत खराब थी। उस टाइम पे ना मैं रोज वॉक पे जाया करती थी, तो मेरे डॉक्टर ने मुझे वो भी मना कर दिया था कि वॉक पे भी नहीं जाना है, इतनी वीक हो तुम, यू शुड नॉट गो ऑन वॉक्स, क्या तू रेस्ट ही कर अभी तो, मतलब ऐसा मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था। तो उस टाइम पे ना मेरी दादी बुआ के यहाँ पे गई हुई थी, तो मेरी मम्मी जानबूझ के मामा के यहाँ चली गई और घर पूरा मेरे भरोसे छोड़ गई कि अब तू ही संभाल, अपने भाई को भी तू संभाल, पापा को भी संभाल, खाना भी बना, घर की साफ सफाई भी कर, सब चीज तू कर। ऐसे टाइम पे जब मुझे इस औरत की जरूरत होती थी सपोर्ट की, ये औरत कभी अवेलेबल नहीं होती थी। इनफैक्ट वो कोशिश करती थी कि जितना जल्दी हो सके कन्नी काट के भाग जाए ताकि सारी जिम्मेदारी मुझ पे आ जाए। तो इतने बुरे टाइफॉइड में, जहाँ पे मेरी बॉडी में जान भी नहीं थी, मैंने 12 दिन तक घर खुद संभाला अकेले। जहाँ पे मुझे केयर की जरूरत थी, मुझे केयर देनी पड़ रही थी मेरे पापा और मेरे भाई को। आई रिमेंबर मेरा एक बार बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी से मैं गिर गई थी एंड मेरे घुटने में बहुत ज्यादा लगी थी, मैं चल भी नहीं पा रही थी। एंड वो एक्सीडेंट के अगले दिन ही मेरी मम्मी जो है किटी पार्टी में चली गई, तब भी मेरी दादी नहीं थी कोइंसिडेंटली।
कि वो मेरी कुछ भी हेल्प करे। और मेरी मम्मी मुझे फोन करके बोल रही है, हेलो गोलू, मुझे तो आने में बहुत लेट हो जाएगा, मैं तो 11:30 तक आऊंगी रात को, तो तू अपने भाई को और पापा को रोटी बना दे अभी के अभी। तो मैंने कहा मम्मी मेरा तो बहुत ज्यादा घुटना दुख रहा है, मैं तो खड़ी ही नहीं रह पाऊंगी, मैं कैसे बनाऊं रोटी। तो कहती प्लेटफॉर्म पे चढ़ के बैठ के बना दे, मुझे नहीं पता लेकिन तुझे ही बनानी पड़ेगी। मैंने प्लेटफॉर्म पे बैठ के रोटियां बेल ली गाइस, ऐसी हालत में जहाँ पे मुझे इतनी भयंकर चोटें लगी हुई है। मतलब जब जब मैं सफर कर रही होती थी, my mom made sure that I suffer more. You know guys, many a times my narcissistic mother used to curse me that I will get a child like me, and I always used to wonder what makes her think that I will be a mother like her. And if I get a child like me, that would be a blessing because that child won't ask for anything except love, and I have all the love in the world to give to my child. सो मैं इसीलिए ग्रेस दे देती हूँ थोड़ा सा अपने पापा और दादी को, बिकॉज जब आप एक नार्सिसिस्ट के अराउंड रहते हो यू स्टार्ट बिहेविंग आउट ऑफ कैरेक्टर। तो मेरे पापा और दादी भी आउट ऑफ कैरेक्टर ही बिहेव कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है। और वो चलो होंगे टॉक्सिक, बट एटलीस्ट उनमें इंसानियत जिंदा है। और मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता था यार कि मैं आउट ऑफ कैरेक्टर बिहेव करती हूँ मेरी मम्मी के अराउंड, मतलब मैं ट्रिगर्ड ही रहती हूँ। अगर वो मेरे पास भी बैठी होगी ना, आई विल बी ट्रिगर्ड, क्योंकि मेरी बॉडी जो है ना, इट रिमेंबर्स ऑल द ट्रॉमा, ऑल द अब्यूज। तो मैं उस इंसान के अराउंड नॉर्मल रह ही नहीं सकती। यू नो गाइज, इट ब्रेक्स माई हार्ट वेन एवर आई थिंक अबाउट हाउ माई टॉक्सिक फैमिली ट्रीटेड मी, बिकॉज there is no way that I was put on this earth to heal everybody while they break me. And I was not asking them to go back in time and give me a different childhood. I am just asking them to be loving and respectful to the adult daughter that is standing in front of them. काफ़ी सारे लोगों ने वो वीडियो देखी जो मैंने मेरी मम्मी के बारे में बनाई है, एंड उनमें से कुछ लोग मुझ पे उंगलियां उठा रहे थे और वो मुझे कह रहे थे कि एक माँ एक बच्चे के साथ ऐसा सब क्यों ही करेगी, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने ऐसा कुछ किया होगा जिससे वो मजबूर हो गई ऐसा सब तुम्हारे साथ करने के लिए। गाइज, कैन वी प्लीज स्टॉप प्रिटेंडिंग दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन? Sometimes things are just unfair and people are evil. कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे दादी पापा इन लोगों ने मुझे भड़काया है अपनी मम्मी के प्रति। क्या भड़काया है? जो भी अब्यूज, जो भी ट्रॉमा मेरी मम्मी ने मुझे दिया है वो मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, उसमें कोई कैसे मुझे भड़काएगा? इज इट इवन क्लॉकिंग टू यू? कुछ लोग मुझे ऑफेंड करने के लिए बोल रहे हैं तुझे थेरेपी की जरूरत है, तुझे थेरेपी की जरूरत है। भाई इसमें मैं क्या ऑफेंस लूं? ये तो सच बात है, मुझे थेरेपी की जरूरत है और जब मेरे पास पैसे होंगे मैं लूंगी। कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि इसकी बात पे भरोसा मत करो, ये कैसी मेकअप करके बैठी हुई है, अगर ये इतने ट्रॉमा से गो थ्रू कर रही होती तो ये मेकअप थोड़ी करती। पागल हो क्या तुम? जस्ट बिकॉज मैं अपने पास्ट ट्रॉमास की बात कर रही हूँ, अब्यूज की बात कर रही हूँ, तो मैं बिल्कुल वो लुक क्रिएट करके बैठूं क्या कि मैंने सफेद कुर्ता पहना है, मेरी आंखें सूजी हुई है, मैं रो रही हूँ? क्या यार, मतलब अगर मैं ऐसा करती तो भी तुम कहते कि ये नकली बन रही है, और अभी नॉर्मल मेकअप करके बैठी हूँ तो भी मैं तुम्हें नकली लग रही हूँ। कोई गधे टाइप का आदमी मुझे कमेंट कर रहा है कि आप इस वीडियो में बोल रही हो कि जब आप अपने अब्यूज के बारे में बात करती हो वीडियोज में, दैट हील्स यू। हाउ डज दैट हील यू? तो सुन गधे, आई एम श्योर तू ये वीडियो भी देख रहा होगा, ये जो बातें हैं, किस्से हैं, कहानियां हैं जो मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ, ये मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि कोई मुझे नहीं समझेगा। मेरे परिवार में कोई ऐसा था ही नहीं जो मेरी प्रॉब्लम्स को, मेरे अब्यूज को, मेरे ट्रॉमा को समझे। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कम्युनिटी बनाई 19,000 लोगों की। वो 19,000 लोग ना सिर्फ मुझे सुनते हैं, देखते हैं, बट वो मुझे समझते हैं, वो मुझे प्यार करते हैं, वो मेरा परिवार है अब। तो जब मैं मेरे इस परिवार को अपने दिल की बातें खुलकर बताती हूँ, आई फील सीन, आई फील हर्ड, आई फील वैल्यूड, आई फील लव्ड, एंड दैट हील्स मी बिकॉज मैंने अपने लाइफ में कभी लव एक्सपीरियंस नहीं किया है। मैंने सिर्फ नेग्लेक्ट और अब्यूज, ये दो ही चीजें फील की है। Also, when I open up about my abuse, people who have had similar sort of abuse, they feel seen, they feel heard, they feel like they are not alone, and they also open up about their abuse. So it's like we are all healing each other, and it is very beautiful. And I truly appreciate my audience. I truly appreciate this community that I have built here. And I really appreciate this opportunity that God has given me to heal people through sharing my experiences. उन 2 वीडियोस के बाद I have received so many DMs, so many comments, so many emails
from people who are going through similar sort of abuse, and I love the fact that they are opening up to me. मतलब I am their safe space. I love that. I love being that. मुझे नहीं पता कि इस धरती पे मेरा क्या मिशन है, बट मुझे इतना पता है that I want to be useful to people. And if my experiences inspire at least one person to build a beautiful life for themselves despite going through adversities in their life, then my mission would be complete. Literally, like my work would be done because that's all I want. अगर मुझे देख के कोई इंस्पायर हो रहा है to not give up, wow, that would be so precious to me. So yeah guys, this was it. These were some things that I wanted to talk about. थोड़ा सा अपने childhood को और बताना चाहती थी मैं, थोड़े कमेंट्स जो थे ऐसे उल्टे पुल्टे उनका रिप्लाई करना चाहती थी, सारी चीज़ें मैंने एक साथ कर दी. आई रियली होप कि आपको अच्छा लगा होगा या आपने कुछ नया जाना होगा मेरे बारे में या कुछ नया सीखा होगा. So yeah, I'll meet you in my next one. Until then, bye. I love you so much.